हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 8 की जो आपकी सोशल साइंस की बुक है उसका चैप्टर नंबर 3 द राइज ऑफ द मराठास। सो इसका जो ऑलरेडी कुछ पार्ट जो है हमने छोड़ दिया था वहाँ पर, सॉरी मतलब जो सेकंड चैप्टर हमने पढ़ा है रीशेपिंग ऑफ इंडियन पॉलिटिकल मैप जो था, उसमें जो है मराठास के कुछ पार्ट को छोड़ दिया गया था। बोला था कि हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। सो वही सब हम यहाँ पर करने वाले हैं। Among the merchants, the hat weavers like the Portuguese, the English, the Dutch, the French, and the Danes also conducted trade. तो जो भी मर्चेंट आते थे, जो भी हैं, चाहे वो टोपी पहनने वाले पुर्तगालीज हो, इंग्लिश हो, डच हो, कोई ये सब जो है ट्रेड करते थे। बट दे आर नॉट लाइक अदर मर्चेंट्स, लेकिन वो बाकी जो व्यापारी थे, मर्चेंट्स थे, उनकी तरह नहीं थे। दे आर फुली इंटेंट ऑन एंटरिंग दिस लैंड। उनका क्या मकसद था कि इस लैंड में यानी कि इंडिया में पूरी तरह से वो अंदर आ जाएं, इंक्रीज देयर टेरिटरी, अपने जो राज्य है, जगह है, उसको बढ़ा लें, एंड प्रोपोगेटिंग देयर रिलीजन, और अपने रिलीजन को जो है जितना हो उसके मतलब अपने धर्म का, अपने रिलीजन का प्रचार कर सके। दे आर ऑब्स्टिनेट पीपल, वो बहुत ज़िद्दी लोग थे। नेवी एंड गन पाउडर आर देयर चीफ वेपन, और नेवी और जो है गन पाउडर वगैरह जो थी वो उनका बहुत जो एक मुख्य हथियार आप बोल सकते हैं। देयर ट्रैफिक शुड बी कंट्रोल्ड एंड दे शुडन बी अलाउड टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग। सो ये जो है किन्होंने बोला है, रामचंद्र पद अमात्या, इन्होंने ये बोला था। इन्होंने ये बोला कि इतना जो ये इतनी संख्या में ये जो लोग आ रहे हैं, इनको रोकना चाहिए। अगर ये लोग इतने आते रहेंगे तो ये सब जगह अपना ही मतलब सब जगह को अपनी कंट्रोल में, अपने अंडर ले लेंगे, और इनको जो है इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाना अलाउ हमें नहीं करना चाहिए। नाउ ये रायगढ़ फोर्ट है महाराष्ट्र में, विद द ग्रैंड एंट्रेंस टू द पैलेस वेयर छत्रपति शिवाजी महाराज वॉज क्राउन्ड इन 1674। और यहीं पर जो छत्रपति शिवाजी को सबसे पहले जो है ये राज्याभिषेक आप बोल सकते हैं किया गया था, मार्किंग द फॉर्मल बिगनिंग ऑफ द मराठा एम्पायर। अब इस चैप्टर में हमें ये चीज़ें पता करने को मिलेंगी। हु वर द मराठास, कौन थे, हाउ डिड दे मैनेज टू बिकम द लार्जेस्ट पैन इंडियन पावरफुल बिफोर द ब्रिटिश टुक ओवर, और किस तरह से वो बहुत पावरफुल बने पूरे इंडिया में। वट वर सम फीचर्स ऑफ देयर गवर्नेंस, उनकी गवर्नेंस की क्या जो है मुख्य चीज़ें थी, विशेषताएं थी वो। एंड वट इम्पैक्ट डिड द मराठास एम्पायर लीव इन इंडियन हिस्ट्री, और क्या उन्होंने अपना इम्पैक्ट वहाँ पर इंडियन हिस्ट्री में छोड़ा। सो जो बिग क्वेश्चन स्टार्टिंग में दिए थे, हु वर द मराठास, हाउ दे मैनेज टू बिकम द लार्जेस्ट पैन इंडिया पावर before the British took over. So the Marathas were brave and powerful people from Maharashtra in the Dakkan region. They spoke Marathi and follow Hindu traditions. With leaders like Shivaji, they built a strong empire, fought against the Mughals, protected Indian culture, and ruled large parts of India before British rule. Later then, they even fought 3 wars with the British and were the last strong Indian ruler before British dominance began. Maratha rulers worked for the public welfare, patronized arts and culture, were religiously tolerant, and never oppressed their people. In short, the Marathas became the largest Indian power before the British, ruling vast territories across India. What were some features of their governance? So Shivaji introduced a well organized and just administration. He formed a council of 8 ministers called the Pradhan Mandala. अष्टप्रधान मंडला, जिसमें 8 मिनिस्टर होते थे। ऑफिशियली वर पेड सैलरीज इंस्टेड ऑफ लैंड ग्रांट, इन्हें जो है सैलरीज मिलती थी, लैंड ग्रांट नहीं थी। एंड मैनी मोर ट्रांसफर्ड रेगुलरली टू प्रिवेंट मिस यूज और पावर, उन्हें बार बार ट्रांसफ़र भी किया जाता था एक जगह से दूसरी जगह ताकि अपनी पावर का मिस यूज़ ना कर पाए। सोल्जर्स फैमिली वर केयर फॉर देयर थ्रू पेंशंस। द मराठास ऑल्सो कलेक्टेड चौथ एंड सारदेश मुखी टैक्सेस फ्रॉम नेबरिंग प्रोविंस वाइल ensuring peace and protection. What impact did the Maratha Empire leave in Indian history? So the Marathas played a crucial role in Indian history. They stopped the Mughals from fully controlling India and built a strong empire. Shivaji promoted good governance, protected people, and respect all religion. They inspired later freedom ideals and revived Indian confidence. Spreading across India, the Marathas shaped regional politics and stood firm against colonial powers, leaving a legacy of loyalty, patriotism, and decentralized governance that continues to influence India's political landscapes today. तो यहाँ पर बताया बर्थ ऑफ शिवाजी 1630,
देन 1646 में बिगनिंग ऑफ शिवाजी रूल, 1657 फाउंडिंग ऑफ मराठा नेवी, उन्होंने उसका भी फाइंड आउट कर लिया क्योंकि ये मोस्टली महाराष्ट्र के आसपास रहते थे और महाराष्ट्र में आप देखेंगे तो समुद्र है आसपास, तो नेवी इनका जो एक इम्पोर्टेंट पार्ट था। 1674 में छत्रपति शिवाजी जो हैं वो रायगढ़ फोर्ट में उन्हें हेड बना दिया गया था और 1677 में दक्षिणा दिग्विजय कॉन्क्वेस्ट ऑफ साउथ इन्होंने जीत लिया था। 1680 में इनकी डेथ हो गई थी एंड 1682 से 707 तक मुगल और मराठास की लड़ाई चलती रही थी। नाउ हु आर द मराठास, क्या थे, कौन थे ये? सो द मराठास आर अ ग्रुप ऑफ पीपल नेटिव टू डेक्कन प्लेटू। सो डेक्कन का जो प्लेटू है, डेक्कन प्लेटू जो है उसके जो नेटिव पीपल हैं वो मराठास, उनके ग्रुप को बोला जाता है। मोर स्पेसिफिकली प्रेजेंट डे महाराष्ट्र, आज के टाइम का क्या है वो महाराष्ट्र। दे आर आइडेंटिफाई विद द लैंग्वेज दे स्पीक, मराठी। इनको मोस्टली आइडेंटिफाई कैसे किया जाता था, वो जो अपनी लैंग्वेज बोलते थे उनकी लैंग्वेज कौन सी थी, मराठी, जो आज भी बोली जाती है, तो उससे उनको ईजिली आइडेंटिफाई किया जाता था। which had a rich and continuous literary history। अब literary history क्या है? The historical development of writing in prose and poetry in a particular language, यानी कि इनकी लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा जो है कविताएं, कहानियाँ वगैरह बहुत ज़्यादा लिखी गई थी और बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था यहाँ पर राइटिंग का। मतलब जो लिखना चाहते हैं या पढ़ना चाहते थे उन सबको जो है यहाँ पर जगह दी जाती थी या उनका सम्मान किया जाता था। सिंस द 12th सेंचुरी, सो 12th सेंचुरी से जो है इनकी जो ये जगह थी या इनका जो एरिया था ये जो है यहाँ पर रिच था, बहुत ज़्यादा रिच था। किसके लिए? प्रोज एंड पोइट्री के लिए, बहुत अच्छी अच्छी और इनकी लैंग्वेज में ही लिखी गई थी। In this chapter, we will see them rise as a powerful political entity that will alter the course of Indian history। अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से ये लोग पॉलिटिकली जो है इसमें एंटर किया इंडिया में, मतलब इंडिया में ऑलरेडी थे लेकिन पॉलिटिकली यानी कि युद्ध करना, इस तरह से जीतना और चीज़ों में आगे बढ़ना, और इंडिया का जो पूरा पॉलिटिकल मैप था उसको पूरी तरह से, इंडियन हिस्ट्री को पूरी तरह से एकदम से चेंज कर दिया था। तो वो सब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ड्यूरिंग द 13th century, most of the Marathas was ruled by the Yadava dynasty with देवगिरी। सो 13th century तक जो ज़्यादातर महाराष्ट्र रूल था, महाराष्ट्र जो था वो ज़्यादातर रूल किया जाता था देवगिरी से, जो इसकी कैपिटल भी थी, जो आज के दिन का दौलताबाद है। यादव डायनेस्टी जो है इन्हें रूल करती थी। इन द अर्लियर 14th century, अब जो 14th century आई स्टार्टिंग में, द यादवा डायनेस्टी वॉज ओवरकम बाय द खिलजी सल्तनत फ्रॉम दिल्ली। और यादव डायनेस्टी ने क्या किया, जब 14th century ख़त्म होने वाली थी, मतलब बिल्कुल शुरू हुई थी, उस टाइम पर यादव डायनेस्टी ने खिलजी सल्तनत को एकदम से हरा दिया था। यहाँ पर उनका कोई रूल नहीं था। ये फिर से एक टाइमलाइन दी है। अब 1754 में क्या हुआ, बिगनिंग हुई मराठास की दिल्ली पर कंट्रोल करने की, यानी कि दिल्ली पे उनका कंट्रोल था। 1761 में पानीपत का जो है 3rd वॉर हुआ, ठीक है, 2 पहले हो चुके थे, अब ये 3rd वॉर था, बैटल ऑफ पानीपत। इसमें मराठा जो है पानीपत मराठा हार गए थे। 1775 से 1782 तक फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुआ, मराठा जीते। और 1818 में 3rd एंग्लो जो है मराठा वॉर हुआ, इसमें जो है मराठा पावर एक तरफ से ख़त्म हो गई थी। एमिड सच पॉलिटिकल चेंजेस, अब इतने सारे यहाँ पर चेंजेस हुए थे, द कल्चरल ट्रेडिशन कंटिन्यूज, लेकिन इनका जो कल्चर था वो एज इट इज़ चलता रहा। पर्टिकुलरली दोज रिलेटेड टू भक्ति, जो खासकर भगवान से या भक्ति से रिलेटेड था। डिवोशन टू द डिवाइन पर्टिकुलर डाइटी, और ये मोस्टली एक ही डाइटी को, एक ही भगवान को, ईश्वर को मानते थे। Between the 7th and 17th century, for a spiritual upliftment, saints and seekers from several parts of India preferred the path of bhakti to merely external ritualism। सो इसमें जो है क्या हो गया था, यहाँ पर 7th से लेकर 17th सेंचुरी के बीच में लोग जो है इस चीज़ों की तरफ, भक्ति की तरफ जो है, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए, यानी कि अपने आप को थोड़ा सा सही करने के लिए या फिर स्पिरिचुअली भगवान की तरफ पूजा करने के लिए, इसके बारे में लोग ज़्यादा सोचने लगे थे। और इसके उत्थान के लिए जो है बहुत सारी जगह पे, इंडिया में बहुत सारी जगह पर जो संत थे या जो भी होते थे साधक वगैरह, वो बाहर मतलब वो जाने लगे जगह जगह पर और लोगों को बताने लगे कि बाहर के जो रिचुअल्स हैं उनको करने की बजाय तुम भक्ति के मार्ग को, भक्ति को फॉलो करो, भक्ति के मार्ग को फॉलो करो, तो उससे जो तुम्हें चाहिए वो सब मिल जाएगा।
दीज सेंट्स कमिंग फ्रॉम डाइवर्स सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अब ये सारे संत जो थे अलग अलग जो है सेक्शन से आते थे, अलग अलग सोसाइटी के अलग अलग जगह से आ रहे थे। कंपोज डिवोशनल सॉन्ग्स, अब इन्होंने बहुत सारे सॉन्ग्स वगैरह लिखे डिवोशनल भक्ति से रिलेटेड, और पोइट्री लिखी इन द लैंग्वेजेस ऑफ द मासेस। अलग अलग लैंग्वेज में जो जिस जगह से आ रहे थे उन्होंने उसी के अकॉर्डिंग जो है अपनी कहानियाँ, कविताएँ, सॉन्ग्स वगैरह लिखे। विच अलाउड देयर मैसेज टू ट्रेवल फार एंड वाइड, जिसकी वजह से अब वो जो गाने लिखते थे, गाने तो एक बार याद हो गए तो फिर याद ही रहते हैं, तो वही हुआ कि वो आगे दूर दूर तक ट्रैवल किए। इसकी वजह से इनका जो मैसेज होता था इन गानों से बहुत दूर तक लोगों तक जाने लगा। नाउ हैव यू एवर हर्ड द टर्म भक्ति? व्हाट डज इट मीन टू यू? चूज अ भक्ति सेंट या संत फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ इंडिया एंड लर्न अबाउट देयर लाइफ, देयर टीचिंग एंड द मैसेज दे शेयर्ड। You can also find one of the poem or bhajan and share it with your classmate. So आप भक्ति से आपको क्या समझ आता है, क्या है ये वर्ड, कि कोई भी एक भक्ति संत के बारे में आपको देखना है इंडिया में, उनके बारे में यहाँ पर बताना है। सो येस, आई हैव हर्ड ऑफ द टर्म भक्ति। फॉर मी इट मीन्स हैविंग अ डीप बिलीफ इन एंड रिस्पेक्ट फॉर गॉड। Mirabai is a famous Bhakti Sant from Rajasthan. She had deep faith in Lord Krishna. She left her luxurious life and devoted herself to singing and worshipping Lord Krishna. Her bhajan are very inspirational, teaching how to build firm faith in God and love Him wholeheartedly. One of Mirabai's famous bhajans is उपजो मैंने राम रतन धन पायो, ओपीओजी मैंने राम रतन धन पायो, विच मीन्स आई हैव रिसीव्ड द प्रीशियस ज्वेल्स ऑफ गॉड्स नेम. These treasures are beyond all worldly wealth, and I hold them with great joy and love. In Maharashtra, many sons like Dhyaneshwar, Namdev, Tukaram, Ramdas, etc. अब महाराष्ट्र में जो है बहुत सारे जो है संत वगैरह हुए थे यहाँ पर, जैसे ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम, और ये सब गेन पॉपुलैरिटी एट दिस टाइम, तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे इस टाइम तक. दे हेल्प ट्रांसलेट इम्पोर्टेंट टेक्स्ट इन टू लाइक द उपनिषद्स एंड द भगवद गीता इन टू मराठीज. अब ये लोग ज़्यादा फेमस थे और इन लोगों ने क्या किया, अब देखो जो मतलब पढ़े लिखे नहीं होते थे तो वो शायद संस्कृत नहीं जानते थे, तो इन्होंने क्या किया, ये जो संत से जो उपनिषद वगैरह हैं, जो पहले की हमारी बुक्स है, ग्रंथ जो संस्कृत में लिखे गए हैं, भगवद गीता वगैरह, इन सबको इन्होंने मराठी में ट्रांसलेट किया, मेकिंग देयर फिलोसफी एसेसिबल टू द पीपल, ताकि जो नॉर्मल लोग हैं जिन्हें सिर्फ मराठी लैंग्वेज आती है वो भी इन्हें पढ़ पाएँ. Some also focused on social organization and political awareness similar to the Sikh gurus. और कुछ जो है यहाँ पर उन्होंने क्या किया, जो सिख गुरु थे वो भी क्या कर रहे थे, पॉलिटिकल अवेयरनेस लेकर आ रहे थे, लोगों को एक साथ कर रहे थे, तो वो ही काम इन्होंने भी किया, समाज को एक साथ लेकर आए, सोशल ऑर्गेनाइजेशन बनाए, पॉलिटिकली लोगों को बताया कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, कैसे हमको उसे सही करना है, तो ये सब चीज़ें भी साथ में होने लगी. एज अ रिजल्ट द सोसाइटी एक्वायर्ड अ सॉलिड कल्चरल फाउंडेशन. तो सोसाइटी में क्या हो गया, उसमें समाज में एक बहुत ही अच्छा जो है पॉलिटिकल और कल्चरल फाउंडेशन बहुत सॉलिड हो गया था, which later helped the Marathas to organize themselves into a political power. जो बाद में जाके अब इनका सोशल और कल्चर पावर इतना स्ट्रॉन्ग हो गया था कि ये सब लोग सब मिलके रहते थे, इसी की वजह से बाद में जाकर जो है इन्होंने अपनी पॉलिटिकल पावर भी बनाई, यानी कि अपना राज्य, अपना साम्राज्य इन्होंने बना लिया था, और एक साथ संगठित होने में इन्हें बहुत हेल्प मिली इससे. By the 17th century, some Marathas chief made early attempt at establishing sovereignty, but they proved अनसक्सेसफुल. अब क्या हुआ, 17th सेंचुरी जैसे ही शुरू हुई तो कुछ जो मराठा चीफ थे उन्होंने ट्राई किया कि वो खुद को अपना जो है हेड बना दे या इस तरह से, लेकिन वो हर बार अनसक्सेसफुल रहे. अनटिल शिवाजी रोज टू पावर, जब तक कि शिवाजी पावर में नहीं आ गए, एंड ब्रोड द मराठास टुगेदर, और मराठास को सबको एक साथ नहीं लेकर आए, क्योंकि उससे पहले वो अलग अलग लड़ते थे और हार जाते थे, तो उन्होंने क्या किया, सबको साथ लेकर आए. बट हु वॉज शिवाजी, लेकिन शिवाजी है कौन. सो फाउंडेशन ऑफ मराठाज पावर एंड द राइज ऑफ शिवाजी. अब यहाँ पर पढ़ेंगे. इन 1630 शिवाजी वॉज बोर्न इन भोसले क्लान ऑफ साजी एंड जीजाबाई. सो 1630 में जो है शिवाजी का जो है पैदा हुए थे, जन्म हुआ था भोसले वंश में शाहजी और जीजाबाई के यहाँ पर. एट द टाइम शाहजी सर्व द डेक्कन सल्तनत एंड वॉज ओफन अवे फ्रॉम हिज फैमिली. सो दक्कन की जो सल्तनत थी उसको वो सर्व कर रहे थे, उनके अंडर वो काम करते थे और मोस्टली घर के बाहर रहते थे, फैमिली से दूर रहते थे. मेन वाइल इन हिज जागीर एट पुणे. जागीर क्या है,
जागीर वॉज अ पीस ऑफ लैंड, एक लैंड है पीस का, जो गिवन बाय ए रूलर और किंग टू समवन एज अ रिवॉर्ड फॉर देयर सर्विस। तो जो भी अच्छा काम करते थे, अच्छी सर्विस करते थे राजा के लिए, तो राजा जो उन्हें कुछ लैंड या कुछ चीज़ें दे देते थे, तो वो ही एक पीस ऑफ अगर लैंड दिया जाए तो उसे जागीर बोला जाता था। द पर्सन हु गोट द जागीर कुड कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द लैंड। अब जिसको वो जागीर मिली है, जगह मिली है, वो वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनसे टैक्स ले सकता है और उस मनी को यूज़ कर सकता है अपनी डेली नीड्स पूरी करने के लिए, और जब भी किंग को ज़रूरत होगी तो वो पैसे उसे किंग को भी देने पड़ेंगे। तो वो जो है वहाँ पर उनकी जागीर कहाँ थी, पुणे में उनके पापा की। शिवाजी ग्रू अप अंडर द वॉचफुल आई ऑफ जीजाबाई एंड सम ट्रस्टेड ऑफिशियल। तो शिवाजी जब बड़े होने लगे तो वो उनकी माँ जो है जीजाबाई, वो उनको बहुत ख्याल रखती थी, और साथ में ही जो ऑफिशियल्स थे, आसपास के जो ट्रस्टेड लोग थे उनके पापा के या उनके फादर के, वो उनके साथ रहते थे। रिसीविंग वैल्यू एंड गुड एजुकेशन, तो उन्हें जो है उनसे वैल्यू सीखने को मिली, अच्छी एजुकेशन उन्हें मिली कि किस तरह से करना चाहिए, क्या काम करना चाहिए, कैसे लोगों की हेल्प करनी चाहिए। At this time, the Pune region was deeply affected by constant infighting between the Dakkan Sultanate, whom the Marathas served, which caused much hardship for the common people. अब इस टाइम पे क्या हो रहा था, जो पुणे रीजन था, ठीक है, जो पुणे रीजन था उसमें जो है द पुणे रीजन वॉज डीपली अफेक्टेड बाय द कॉन्स्टेंट इन फाइटिंग। इसमें जो है लगातार जो है लड़ाइयाँ चल रही थी, किसके बीच में, जो मराठास थे और जो दक्कन सल्तनत थे या दक्कन के जो सुल्तान थे, उनके बीच में जो है पूरा टाइम मोस्टली लड़ाइयाँ, आपसी झगड़े चलते रहते थे, जिसकी वजह से जो कॉमन पीपल थे उनको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। ये जो है पेंटिंग है शिवाजी की, मेड इन 1680, ब्रिटिश म्यूजियम में जो लगी हुई है। When he was just 16, जब वो सिर्फ 16 ईयर के थे, शिवाजी लॉन्च्ड मिलिट्री कैंपेन्स, तो उन्होंने अपने सैन्य अभियान मिलिट्री कैंपेन शुरू कर दी। फर्स्ट कंसोलिडेटिंग हिज होल्ड ओवर द पुणे रीजन बाय कैप्चरिंग नेग्लेक्टेड एंड अनऑक्यूपाइड फोर्स एंड स्ट्रेंथिंग देयर डिफेंस। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, वो जो पुणे के जो रीजन थे, जो जगह थी जिनको नेग्लेक्ट किया गया था, जिन फोर्ट वगैरह को छोड़ दिया गया था, उन पर कोई ध्यान नहीं देता था, सबसे पहले उन्होंने वहाँ पर जाकर अपना पूरा एक तरह से अपना एक बोल सकते कि अपना राज्य या जगह उसको बनाया, उसको अच्छी तरह से स्ट्रेंथ किया, मतलब जितनी भी ज़रूरत थी सब चीज़ें की, अपनी आर्मी वगैरह वहाँ पे बनाई, डिफेंस सिस्टम को स्ट्रेंथन किया। सो ये सारी चीज़ें उसके बाद उन्होंने की। ही विजन अ 7-year किंगडम और स्वराज्य ग्रू ओवर द ईयर। अब उनका क्या राज्य था, मतलब उनका जो है विजन क्या था कि उन्हें जो है अपना राज्य, ये स्वराज, वो हमेशा इसी के लिए युद्ध करते रहे। एक्सटेंडिंग टू पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चर एक्सेप्ट, विच वी विल एक्सप्लोर इन दिस चैप्टर। इसके साथ ही उन्हें स्वराज चाहिए था। स्वराज्य उनके उसमें क्या था कि उसके साथ साथ उनके राज्य में क्या क्या चीज़ें पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल, ये सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखा जाएगा, इनको भी आगे जो है डेवलप किया जाएगा। अब इसके बारे में हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अब ये है सिंधुदुर्ग फोर्ट नियर द महाराष्ट्र गोवा बॉर्डर इन वन ऑफ द सेवरल नेवल फोर्टिफिकेशन बिल्ट बाय द मराठास। तो ये भी मराठा ने ही बनाया है यहाँ पर। नाउ शिवाजी किंगडम सून एक्सपेंडेड टू इंडियाज वेस्ट कोस्ट। अब धीरे धीरे जो वेस्ट कोस्ट, जो पश्चिमी घाट है, पानी वाली जो जगह है, तट जो है वहाँ तक फैल गया। एंड टू सिक्योर एक्सेस टू द रिसोर्सेज ऑफ कोस्टल रीजन, और जो कोस्टल रीजन से जो चीज़ें आती थी, उन रिसोर्सेज मिलते थे, उनको उन्होंने अपने पास तक सुरक्षित रख लिया। ठीक है। ही फेल्ट द नीड टू एस्टेब्लिश ए नेवी। उसके बाद उन्हें लगा कि हमें नेवी तो होनी चाहिए, अगर युद्ध होता है हमारा तो हमें पानी से रिलेटेड, क्योंकि पानी के आसपास वो रहते हैं, समुद्र के पास है, तो उससे रिलेटेड अगर कुछ युद्ध होता है, कोई वहाँ से आता, तो हमारे पास अपनी नेवी भी होनी चाहिए। दिस वॉज अ ट्रूली रिवोल्यूशनरी स्टेप एट द टाइम, और ये बहुत ही एक तरह से आप बोल सकते हैं उस टाइम का क्रांतिकारी कदम था। बाय कंपैरिजन द बीजापुर सल्तनत, अभी जब इनको कंपेयर किया गया, comparison, the Bijapur Sultanate, ruled by the Adil Shahi dynasty, maintained merchant ship but did not possess a full-time naval force which could protect the कोस्ट। अब इनके पास क्या था, बीजापुर सल्तनत जो थी उनके पास मर्चेंट शिप्स थी अपनी, लेकिन पूरा टाइम नेवल फोर्स नहीं था। ठीक है, जो कि पूरा टाइम उनके नेवी का जितना एरिया उनका खुद का है उसको वो पूरा टाइम क्या कर पाए, प्रोटेक्ट कर पाए, तो ऐसा नहीं था। उनके पास शिप्स थी, जब जरूरत हो तब वो उनको यूज़ करते थे। इवन द मुगल एम्पायर जो थे, यूज़ ऑफ अ नेवी वॉज वेरी लिमिटेड, वो भी नेवी का बहुत कम यूज़ करते थे। थस द मराठा नेवी वॉज बोर्न, तो मराठा नेवी आई उस टाइम पे, हुज एक्सपोलिएट्स बिकेम लेजेंडरी।
तो जो उन्होंने वहाँ पे किया, जो भी वो बहुत जो है लेजेंडरी बन गया था, ठीक है। सब लोग देखने लगे कि ये भी तो हो सकता था इस तरह से। टू प्रोटेक्ट हिज पीपल फ्रॉम पावरफुल एनिमी, अब अपने लोगों को जो एनिमीज थे उनसे बचाने के लिए, अब एनिमीज तो सारे पावरफुल है क्योंकि उनका तो अभी राज्य शुरू हुआ है, राजा बने हैं वो अभी, ठीक है, तो वो तो अभी शुरू हुआ है, लेकिन बाकी लोग तो ऑलरेडी पावरफुल है, उनके पास सब चीज़ें हैं। शिवाजी हैड रिकोर्स टू द टैक्टिक ऑफ गोरिल्ला वॉरफेयर, तो जब हमने गोरिल्ला वॉरफेयर लास्ट चैप्टर में पढ़ा, जो असम में वो लोग यूज़ करते थे अहोम डायनेस्टी, वो जो है गोरिल्ला वॉरफेयर यहीं से था, मतलब सेम सेम उसी तरह का यहाँ चलता था। विच यूजेज स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल इन अ फोकस्ड वे, उसमें क्या होता था, कुछ लोग कहीं ना कहीं जंगल में, अब इनका एरिया कैसा है, पहाड़ी है, फॉरेस्ट वगैरह ज़्यादा है, तो इसके एरिया का इन्हें ज़्यादा पता है, कोई बाहर से आएगा उन्हें उस एरिया का नहीं पता, तो इनके जो है छोटे छोटे ग्रुप बने होते थे, स्पीड होती थी, सरप्राइज अटैक्स होते थे, नॉलेज ऑफ द टेरेन टू बिगर डिफीट बिगर आर्मी, जो बड़ी बड़ी आर्मी, जैसे रात के टाइम पे लोग सो रहे हैं 15-20 का, ये तो है नहीं कि सारी आर्मी एक साथ चल रही है, कुछ पीछे रह गए, कुछ आगे चले गए, इस तरह से जहाँ पे इन्हें दिखता कि 15-20 का एक ग्रुप अकेला है, वहीं पे उनके ऊपर अटैक करते और उन्हें मार देते थे, और इस तरह से ये बड़ी बड़ी आर्मी को भी हरा देते थे। हिज सक्सेस सन इन्वाइटेड द वरत ऑफ द बीजापुर सल्तनत, और विच सेंट द वेटरनर जनरल अफजल खान टू कंफर्ट हिम, अब जो इनके बेटे थे उन्होंने क्या किया, अब सॉरी हिज सक्सेस, अब जो इनके इतना सक्सेस इन्हें मिल रहा था, इतनी चीज़ें सही इनकी हो रही थी, तो इसकी वजह से जो बीजापुर सल्तनत के जो हेड थे उनको क्या हो गया, बीजापुर जो सुल्तान थे वो क्या हो गए, उन्हें बहुत गुस्सा आ गया, ठीक है, कि ये तो अभी बना था और इतना ज़्यादा इसने पावरफुल कैसे हो सकता है मेरे से, तो उसने क्या किया, अपने एक वेटरनर जनरल अफजल खान को इनके पास भेजा कंफर्ट करने के लिए, बात करने के लिए। शिवाजी एंड हिज एडवाइज़र managed to convince Afzal Khan to meet him for a one-to-one meeting at a foot of the Pratapgarh fort amid thick forest। तो उनके जो एडवाइज़र थे शिवाजी और उनके जो भी एडवाइज़र थे, उन्होंने जो अफजल खान को मना लिया कि वो जो प्रतापगढ़ फोर्ट है जो जिसके चारों तरफ थिक फॉरेस्ट है और हिली एरिया है, वहाँ पर जाकर अकेले उनसे मिलेंगे, 1-to-1 मीटिंग, मतलब फेस टू फेस मीटिंग होगी अकेले में। देयर शिवाजी किल्ड अफजल खान, वहाँ जाकर शिवाजी ने अफजल खान को मार दिया। एंड द मराठाज हिडन इन द माउंटेन्स रूटेड द खान्स आर्मी विद गोरिल्ला अटैक्स, और जो वो साथ में अपनी आर्मी लेकर आया था, वो आर्मी तो बाहर है क्योंकि उन्होंने बोला था 1-to-1 मीटिंग है, तो शिवाजी की मीटिंग अफजल खान के साथ, और बाकी जो लोग इनके आर्मी वाले थे वो पीछे थे, और उन सारी आर्मी को इन्होंने कैसे गोरिल्ला अटैक से हरा दिया था, पीछे भगा दिया था। इफ़ यू कुड टाइम ट्रेवल एंड मीट शिवाजी, व्हाट 3 क्वेश्चन वुड यू आस्क हिम एंड व्हाई, तो ये क्वेश्चन आपके अलग अलग हो सकते हैं। इफ़ आई कुड टाइम ट्रेवल एंड मीट शिवाजी, आई वुड आस्क हिम द फॉलोइंग 3 क्वेश्चन। हाउ डिड यू विन सो मैनी बैटल्स विद फ्यूअर सोल्जर्स कंपेयर टू योर एनिमीज, वट वर योर सीक्रेट्स, एंड दिस वुड हेल्प मी अंडरस्टैंड हिज आइडियाज ऑफ स्ट्रेटजीज एंड यूनिटी। What encouraged you to practice such a high level of religious tolerance? This would help me understand his idea of unity and tolerance. When and where did you convince the idea of Swaraj? Conceives the idea of Swaraj? What inspired you to fight for? And this would help me learn more about his vision and motivation. Now, don't miss out. The Vagnak is a small weapon shaped like a tiger's claw. तो ये जो है शिवाजी का मेन वेपन आप बोल सकते हैं, जो वो मोस्टली बहुत सारे युद्धों में उन्हें पहना है। तो ये जो उनका वागनक था, इस टाइगर के क्लो की तरह काम करता था, विच शिवाजी यूज टू किल अफजल खान, और इसी से उन्होंने जो है अफजल खान को भी मारा था। ट्राई टू फाइंड आउट मोर अबाउट गोरिल्ला वॉरफेयर, विच अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड अडोप्टेड दिस मेथड, वट जियोग्राफिकल advantages and did they utilize for this, discuss your finding in the group. So guerrilla warfare is a famous ancient fighting tactic used to defeat more powerful enemies. In this warfare, soldiers divided into small groups use surprise attack, set traps and move quickly during battles. Countries such as Afghanistan, Vietnam and Cuba use this method. Soldiers utilize thick forest, mountains, rugged hills and cave to gain an advantage over their enemies. Now soon afterward, अब इसके बाद ही अब ये इन्होंने ऐसा काम कर दिया, तो अब जो वो सल्तनत के हैं वो और भी ज़्यादा क्या होंगे, गुस्से में हो जाएंगे, ठीक है। Now soon after, the Mughal nobleman Shasta Khan
इन्वेडेड शिवाजी टेरिटरी विद अ बिग आर्मी फॉर 3 years। उसके बाद क्या हुआ, जो मुगल सूबेदार थे शाहिस्ता खान, उन्होंने 3 साल तक लगातार जो जो शिवाजी की टेरिटरी थी अपनी बड़ी आर्मी के साथ बार बार आकर युद्ध करते रहे। फाइनली विद ओनली अ फ्यू सोल्जर, उसके बाद अपने थोड़े से सोल्जर के साथ ही शिवाजी ने क्या किया, रेड कर दिया शाइस्ता खान के कैंप पर रात के टाइम पर, क्योंकि उसकी आर्मी कम थी। अब प्रॉब्लम क्या थी, वो दिन में भी युद्ध कर सकते थे लेकिन उनकी आर्मी कम थी, उनके पास इतने लोग नहीं थे, वो इतने ज़्यादा वेपन वगैरह चीज़ें नहीं थी जितनी बाकी लोगों के पास थी, क्योंकि उनका जो राज्य था अभी वो डेवलप हो रहा था, वो इतने अभी पावरफुल नहीं हुए थे। तो उन्होंने रात के टाइम रेड की। द खान बेयरली एस्केप्ड फ्रॉम द रेड, वो बहुत मुश्किल से ही वहाँ से निकल पाया। उनकी जो है कुछ फिंगर जो है वहाँ पे कट गई थी एंड परमोटेडली लेफ्ट महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र को छोड़ दिया। दिस डेयरिंग रेड रिजेंबल द मॉडर्न डे सर्जिकल स्ट्राइक। अब जो डेयरिंग रेड इन्होंने की थी, मतलब जो साहस इन्होंने यहाँ पर दिखाया था, जो आजकल की हम सर्जिकल स्ट्राइक जिसे बोलते हैं, ये उसी का एक रूप है जिसे पुराने टाइम पे इन्होंने किया। सर्जिकल स्ट्राइक का एक मिलिट्री अटैक है जो कि इंटेंट टू डैमेज ओनली स्पेसिफिक टारगेट, जहाँ पे एक स्पेसिफिक टारगेट होता है उसी को डैमेज करना है, ज़्यादा जगह पर या ज़्यादा लोगों को नहीं मारना है, विद नो और मिनिमल डैमेज टू अदर पीपल और इंफ्रास्ट्रक्चर। बाकी को या तो हो ही ना, और हो भी तो बहुत कम जो है डैमेज होगा। As a retaliatory action for the 3-year-long wave of attack, Shivaji sacked Surat, a wealthy port city of the Mughal Empire, जो कि आज कहाँ है, प्रेजेंट डे गुजरात में। अब 3 साल तक उन्होंने जो है शाइस्ता खान ने इनके ऊपर युद्ध किया था, लगातार लगे हुए थे। अब 3 साल के लंबे हमले जो है इनके चलते रहे थे। तो बार बार अटैक के बाद शिवाजी ने क्या किया, सूरत में जाकर अटैक किया, और वहाँ का जो वेल्दी पोर्ट था, जो सबसे ज़्यादा जहाँ पे पैसा मिलता था सिटी का, उसको क्या कर लिया, अपने कब्जे में कर लिया। देयर ही ऑब्टेन्ड एनोरमस ट्रेजर वर्थ ऑलमोस्ट 1 करोड़ ऑफ रुपीज़। वहाँ पे उन्हें बहुत ज़्यादा जो है पैसे मिले, लगभग 1 करोड़ रुपए उस टाइम के हिसाब से। एन एक्सट्रीमली लार्ज सम ऑफ फॉर द टाइम, उस टाइम के जो है उस टाइम पे उन्हें, मतलब 1600 की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो उस टाइम उन्हें क्या मिला था, 1 करोड़ रुपए वहाँ पर मिले थे, तो उस टाइम के लिए बहुत बड़ी अमाउंट थी। However, he was careful not to attack religious places and even spared the house of मोहदानाज पारेख, अ चैरिटेबल मैन। यहाँ तक कि उन्होंने जब हमला किया तो उन्होंने ये चीज़ देखी कि जो भी धार्मिक स्थल है, जो भी रिलीजियस प्लेसेस है, वहाँ पर उन्हें हमला नहीं करना है। यहाँ तक कि एक जो है मोहनदास पारेख जो थे, वो एक चैरिटेबल मैन थे, मतलब लोगों की हेल्प वगैरह करना, तो उनके जो घर था उसको भी उन्होंने कोई अटैक नहीं किया था। ही सेक्ट सूरत अगेन आफ्टर अ फ्यू ईयर, उसके बाद कुछ टाइम के बाद उन्होंने फिर से सूरत को लूट लिया था वहाँ पर जाकर, क्योंकि वहाँ उन्हें पैसे मिल रहे थे। दिस इवेंट बिकेम सो फेमस दैट दे अपीयर्ड इन द लंदन गैजेट, एन इंग्लिश न्यूज़पेपर ऑफ द टाइम। तो ये इवेंट इतने ज़्यादा फेमस हो गए थे जब उन्होंने 2 बार सूरत में जो है अपनी रेड की थी, लूटा उसे, कि उस टाइम का जो न्यूज़पेपर था, इंग्लिश न्यूज़पेपर लंदन गैजेट, उसमें भी ये चीज़ें आई थी, न्यूज़ में आई थी। which conveyed how Shivaji wrote to all European diplomatic agent in सूरत, जिसमें ये बताया गया कि शिवाजी ने किस तरह से जो यूरोपियन डिप्लोमेटिक वहाँ पर है, मतलब उस टाइम पे उन्होंने ये बोला कि जो डिप्लोमेटिक वहाँ पर सूरत में है, डिमांडिंग इमीडिएट प्रेजेंट ऑफ मनी, फेलिंग विद ही वुड रिटर्न एंड रोइन दैट सिटी। तो उसमें उन्होंने क्या दिखाया कि शिवाजी जो है किस तरह से यूरोपियन डिप्लोमेटिक एजेंट से पैसे मांग रहा है, कि या तो मुझे पैसे दे दो या फिर मैं तुम्हारी इसको जो है शहर को पूरा का पूरा बर्बाद कर दूंगा। तो इस तरह की जो है वो क्या है, मतलब वहाँ पे गैजेट में उनके न्यूज़पेपर में शो किया गया। द सैकिंग ऑफ गुजरात वॉज अ ग्रेट इंसल्ट टू द माइट एंड प्रेस्टाइज ऑफ द मुगल एम्पायर। अब ये क्या था, उस टाइम के जो भी राजा थे, जो सूरत को लूटा जा रहा था, तो जो मुगल एम्पायर के जो हेड थे उनके लिए तो एक बहुत बड़ी इंसल्ट थी, क्योंकि 2 बार हो चुका है ये। देयरफॉर औरंगजेब सेड जय सिंह, तो उन्होंने जय सिंह को भेजा वहाँ पर, अ डिस्टिंग्विश्ड राजपूत जनरल टू डिफीट शिवाजी, शिवाजी को हराने के लिए, और राजपूत थे वो। अगेंस्ट हिम शिवाजी हैड टू कंक्यूड डिफीट एट पुरंदर फोर्ट, तो उनके खिलाफ जो है शिवाजी को जो है पुरंदर किले को छोड़ने के लिए, मतलब उन्होंने जो है उनको हरा दिया था पुणे के पास, जो उनका पुरंदर फोर्ट है
उनको उन्होंने हरा दिया था और शिवाजी को वो फोर्ट छोड़ना पड़ा था एंड एंटर इनटू अ ट्रीटी, और एक संधि करनी पड़ी थी। ही हैड टू गिव अप अ सीजेबल पार्ट ऑफ हिज किंगडम, तो जितना पार्ट जयसिंह ने उस टाइम पे, जैसे कि अगर मराठा के इतने पार्ट पर शिवाजी ने हक कर रखा है, यूज़ करते हैं उसे, टेरिटरी बोलते हैं अपनी, और इतने पार्ट पर अगर जयसिंह ने उसको जीत लिया है, सीज कर लिया, तो ये पार्ट में शिवाजी नहीं आएंगे। अब शिवाजी के पास सिर्फ इतना पार्ट रह गया। एंड हिज सन संभाजी हैड टू एंटर मुगल सर्विस, और साथ में उन्हें क्या संधि करनी पड़ी कि उनके जो बेटे हैं संभाजी, वो मुगल में सेवा कर देंगे, यानी कि मुगलों के अंडर काम करेंगे। उसके बाद में शिवाजी वॉज परस्यूडेड बाय जयसिंह टू विजिट द मुगल कोर्ट एट आगरा। उसके बाद जो है शिवाजी को जो है जयसिंह आगरा लेकर गए मुगल दौरे के लिए, कि मुगल कोर्ट को आपको देखना चाहिए आगरा में। वेयर ही हैज़ मेड टू स्टैंड बिफोर औरंगजेब, जहाँ पर उन्हें जाके औरंगजेब के सामने खड़ा किया। एंड अ मुगल जनरल हुम ही हैड डिफीटेड अर्लियर, और एक जो मुगल जनरल भी थे जिनको जो है उन्होंने बहुत बार पहले हराया था, एक बार वो भी थे। इंसेंड दिस एट दिस इंटल शिवाजी स्ट्रॉम्ड आउट ऑफ द कोर्ट। अब इतनी इंसल्ट होने के बाद कि औरंगजेब के सामने मुझे ऐसे खड़ा किया कि जैसे क्या हूँ मैं, उनका एक अपराधी हूँ, तो और साथ में उनके सामने एक सेनापति भी, और उसके सामने पीछे नीचे खड़ा किया गया है एक अपराधी की तरह, तो उन्हें बहुत इंसल्ट फील हो गई और वो वहीं से कोर्ट से चले गए। फॉलोइंग विच औरंगजेब पुट हिम अंडर हाउस अरेस्ट। इसके बाद से क्या किया, औरंगजेब ने उन्हें अंडर मतलब हाउस अरेस्ट में, अपने घर के ही अंदर रहोगे, तुम बाहर नहीं जा सकते, वहाँ रख दिया। टू स्केप दिस, इससे निकलने के लिए शिवाजी डिवाइज्ड स्ट्रेटेजीज, उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई। ही स्टार्टेड डिस्टर्बिंग गिफ्ट टू होली मैन एंड मुगल जनरल्स। उन्होंने क्या किया, बहुत ही अलग अलग तरह के जो हैं गिफ्ट्स होते हैं, मतलब जो भी गिफ्ट्स थे उन्होंने वो मुगल जनरल्स के डिस्ट्रीब्यूटिंग गिफ्ट्स देना शुरू कर दिया। किनको, मुगल जनरल्स को, जो भी उनके अच्छे या पावरफुल लोग थे उस टाइम पर मुगल एम्पायर के लिए। द गिफ्ट ओफन कंटेन फ्रूट्स एंड स्वीट्स पैक्ड इन बिग बास्केट्स। अब इसमें जो है फ्रूट्स होते थे, स्वीट्स होते थे, और बड़ी बड़ी बास्केट्स होती थी। द गार्ड्स इनिशियली चेक दम, स्टार्टिंग में वो उन्हें चेक करते थे, बट सून स्टॉप्ड डूइंग सो। अब वो हर रोज गिफ्ट भेजते रहते थे, तो गार्ड्स को लगा कि हर रोज वही फ्रूट्स वगैरह होंगे, तो उन्होंने चेक करना बंद कर दिया। एक्सपेक्टिंग दिस शिवाजी एंड हिज सन संभाजी हाइड देमसेल्व्स इन द बास्केट। तो उन्होंने क्या किया, बड़ी बड़ी बास्केट में वो भेजते थे, तो उन्होंने क्या किया, उन बास्केट में खुद को ही छुपा लिया शिवाजी ने, और उनके बेटे ने उन बास्केट के अंदर छिप गए और अपने आप को वहां से निकाल लिया। औरंगजेब कुड नेवर कैप्चर शिवाजी अगेन, उसके बाद वो कभी भी शिवाजी को वापस नहीं पकड़ पाए थे। अब देखो ये कोर्ट सीन है, विच शिवाजी ऑन हिज थ्रोन रिसीविंग विजिटर। ठीक है, ये शिवाजी महाराज है और विजिटर उनके पास आ रहे हैं, जिसे वो यहाँ पर देख रहे हैं। ये पैनल आपको छत्रपति शिवाजी महाराज पार्क है मुंबई, वहाँ देखने को मिल जाएगा। देन उसके बाद फ्यू ईयर लेटर इन 1674 शिवाजी वॉज कोऑर्डिनेटेड विद फुल वैदिक राइट्स एज अ स्ट्रॉन्ग माउंटेन फोर्ट्रेस ऑफ रायगढ़। इसके बाद 1674 में कुछ सालों के बाद शिवाजी को जो है रायगढ़ जो जिला था इनका, रायगढ़ जो फोर्ट्रेस था, वहाँ पर इनका पूरा रिचुअल के साथ जो इनका राज्याभिषेक किया गया, इनको राजा बनाया गया। हिज फॉर्मल टाइटल आफ्टर द कोरोनेशन वॉज श्री राजा शिवा छत्रपति, तो ये इनका जो है टाइटल बन गया था। एंड लाइक सम पास्ट रूलर, और जैसे कि पिछले कुछ रूलर के साथ हुआ था या पहले जो रूलर थे, ही स्टार्टेड हिज ओन एरा, इनका भी अपना टाइम शुरू हो गया। और द राज्याभिषेक शका, ठीक है, तो खुद का युग शुरू हुआ जिसे राज्याभिषेक शका या बोला गया है, शुरू किया गया। आफ्टर दिस शिवाजी एम्पार्क्ड अपॉन अ कॉन्क्वेस्ट ऑफ द साउथ, ऑल्सो रेफर टू द दक्षिणा दिग्विजय। उसके बाद जो है शिवाजी ने साउथ में जाकर उस जगह को जीत लिया था, कॉन्क्वेस्ट हुआ था, इसे जो है दक्षिणा दिग्विजय भी बोला गया या उस जगह की शुरुआत हुई। विच इंक्लूडेड द इम्पोर्टेंट एंड देन इल डिफेंडेड रीजन ऑफ प्रेजेंट डे नॉर्दर्न तमिलनाडु एंड पार्ट ऑफ कर्नाटका। सो इसमें जो है मोस्टली क्या थे, जो आज का नॉर्दर्न का जो तमिलनाडु और कर्नाटक के कुछ हिस्से हैं जो कम सुरक्षित से, वहाँ पर ज़्यादा जो है डिफेंडेड नहीं थे, लोगों को लगता था कि शायद यहाँ पर वो लोग नहीं आएंगे या कोई युद्ध के लिए नहीं आएगा, तो उस एरिया को उन्होंने पहले जो है क्या किया, युद्ध में उनको हरा के अपने अंडर कर लिया था। दिस सदर्न एक्सटेंशन लेटर, उसके बाद ये जो सदर्न में साउथ की तरफ इनका एक्सटेंशन बढ़ रहा था, लेटर गेव द मराठाज ग्रेट स्ट्रेटेजिक डेप्थ अगेंस्ट द मुगल इन्वेजन। तो इससे जो है मुगलों के जो आक्रमण होते थे उनके खिलाफ इन्हें जो है एक बहुत अच्छा स्ट्रेटेजिक जो है डिफेंड इन्हें मिल गया था।
वो डिफेंड कर पाते थे अब जब भी मुगल का इन्वेजन वगैरह होता था या लड़ाई होती थी। सो वाइल इन द साउथ शिवाजी फोरबेड द डच फ्रॉम ट्रेडिंग स्लेव्स। अब साउथ में क्या हो गया, अब साउथ में इनका राज हो गया, तो शिवाजी ने क्या किया, जो डच थे उनको स्लेव को ट्रेड करने से मना कर दिया कि नहीं होगा, रोक दिया। एट द टाइम मोस्ट यूरोपियन वर कैप्चरिंग एंड सेलिंग इंडियंस एज स्लेव एंड एनकाउंटर्ड नो अपोजिशन फ्रॉम इंडियन पावर्स। अभी तक वो लोग क्या कर रहे थे, जो यूरोपियंस थे ज़्यादातर, वो इंडियन लोगों को पकड़ते और उनको स्लेव के लिए भेज देते दूसरे देश में, हमारे देश में जाकर वहाँ पर तुम्हें क्या करना है, स्लेव की तरह काम करना है, वहाँ जाओ। और इंडियन पावर की तरफ से कभी कोई ओपोजिशन इनका नहीं हुआ until शिवाजी इंटरवेंट, जब तक कि शिवाजी नहीं आए। His stance on this abuse shows his deep concern for his subject। अब जब उन्होंने ये लिया फैसला कि किसी को भी आप स्लेव की तरह वहाँ पर ट्रेड नहीं कर सकते हैं, तो ये दिखाता है कि वो अपने लोगों के लिए कितना जो है कंसर्न करते थे, फील करते थे। नाउ अ फीवर क्लेम्ड शिवाजीज लाइफ व्हेन ही वॉज 50। अब एक क्या हुआ, जब वो 50 ईयर्स के थे तब उनका क्या हो गया, फीवर हो गया, बुखार हो गया, उसकी वजह से उनकी लाइफ चली गई। ही वॉज अ मास्टर strategist and a true visionary, and within his lifetime his exploits has become legendary across India and beyond। तो वो जो है एक बहुत ही अच्छे मास्टर थे, स्ट्रेटजीज अच्छी बनाते थे और विजनरी थी उनकी कि किस तरह से वो अपने राज्य को देखना चाहते। तो उनका एक विज़न था कि मुझे ऐसा चाहिए, और अपने जीवन काल में उन्होंने जो भी काम किए वो भारत के लिए भी और जो भारत से दूर थे, दूसरे देश थे, उनके लिए भी एक जो बहुत बड़ी चीज़ थी। द यूरोपियन कंपेयर्ड हिम विद एंशियंट जर्नल लाइक अलेक्जेंडर। अब यूरोपियन जो उन्हें कंपेयर करते थे अलेक्जेंडर की तरह। एंड द बुंदेला प्रिंस छत्रसाल was so inspired by the Shivaji's struggle against the Mughal that he managed to create an independent kingdom of बुंदेलखंड। अब जो बुंदेला है प्रिंस थे जो बुंदेलखंड के, वो भी जो है प्रिंस छत्रसाल, वो इनसे इतने इंस्पायर हुए इनकी स्ट्रगल देखकर कि कैसे वो मुगलों से अकेले ही लड़ रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, तो उन्होंने भी खुद को जो है इंडिपेंडेंट बना लिया था। बुंदेलखंड राज्य जो है मुगलों से अलग करके अपना स्वतंत्र इंडिपेंडेंट जो है बुंदेलखंड बनाया था। डिवाइडेड बिटवीन आज कौन सा है, जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश है, ये वाला एरिया। द फेमस हिंदी पोएट, जब फेमस हिंदी पोएट है भूषण, स्पेसिफिकली केम टू महाराष्ट्र टू मीट शिवाजी। वो स्पेशली शिवाजी से मिलने आए थे। एंड कंपोज्ड पोयम इन हिज प्रेज, और इनकी प्रेज में, तारीफों में बहुत सारी पोएम्स लिखी। एंड सम ऑफ विच रिमेन फेमस टू दिस डे, और कुछ ऐसी आज भी हैं जो फेमस हैं। पिक एन इवेंट फ्रॉम शिवाजीज लाइफ एंड राइट योर विद योर क्लासमेट एंड स्टेज इट एज अ प्ले की तरह आपको खेलना है इसे। सो द किलिंग ऑफ, जैसे अफजल खान है, सजेस्टिव आंसर आप कुछ और भी ले सकते हो। अफजल खान प्लान टू किल शिवाजी विद अ हिडन वेपन ड्यूरिंग अ मीटिंग एट द फुट ऑफ प्रतापगढ़ फोर्ट इन महाराष्ट्र। अफजल खान हगिंग शिवाजी, कम शिवाजी लेट्स बी फ्रेंड्स। शिवाजी पुल आउट हिज वाग नाक जो था उनका, शाउट यू बिट्रेड मी, दे फाइट एंड शिवाजी विंस। नरेटर शिवाजीज करेज एंड प्लानिंग सेव्ड हिम एंड डिफीटेड अ ग्रेट थ्रेट। द मराठाज आफ्टर शिवाजी, अब 50 के होने के बाद में वो बुखार की वजह से मर गए थे, तो उनके बाद क्या हुआ। शिवाजी हैज़ 2 सन्स, उनके 2 बेटे थे, संभाजी एंड राजाराम। आफ्टर शिवाजीज डेथ संभाजी बिकेम द छत्रपति, उनको छत्रपति बनाया गया। द मराठाज वर देन द ओनली ऑब्स्टेकल टू टोटल मुगल कंट्रोल ऑफ द डेक्कन। सिर्फ मराठा ही थे उस टाइम पे जो मुगल को डेक्कन में, साउथ की तरफ जो है या दक्कन में जो है आने नहीं दे रहे थे, कंट्रोल नहीं करने दे रहे थे। औरंगजेब इन्वेडेड द दक्कन एंड कॉन्क्योर द बीजापुर। अब उन्होंने फिर से इन्वेड किया, युद्ध किया वहाँ पर और बीजापुर को जीत लिया। आदिल शाह और गोलकुंडा कुतुब शाही सल्तनत बना दी। ही देन कैप्चर्ड संभाजी, उन्होंने संभाजी को भी पकड़ा एंड टॉर्चरिंग हिम ब्रूटली, और उन्हें बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया गया था। एग्जीक्यूटेड हिम, और उन्हें लास्ट में फांसी पर चढ़ा दिया था। मतलब टॉर्चर के लिए उनके एक एक चीज़ें, उनके बॉडी पार्ट्स को एक एक करके कट कर दिया गया था। जब कोई भी बॉडी पार्ट नहीं बचा, मतलब एक तरह से सब मतलब इनकी जो मूवी है वो भी देख सकते हैं, तो उसमें देख सकते हैं कि किस तरह से इन्हें ब्रूटली जो है टॉर्चर किया गया था। उसके बाद में ही कैप्चर्ड रायगढ़, रायगढ़ को भी इन्होंने क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया, जो मराठा की कैपिटल थी। आफ्टर संभाजी राजाराम बिकेम द छत्रपति, राजाराम जो है छत्रपति बने एंड फ्लेड टू गिंगी की तरफ जो है वो वहाँ से चले गए थे, जो कि आज के टाइम का तमिलनाडु है। द मुगल मराठा कॉन्फ्लिक्ट थस स्प्रेड टू साउथ इंडिया, उसके बाद जो है मुगल और मराठाओं के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट था वो साउथ की तरफ चला गया।
The Marathas solely defended their fortresses and often had the upper hand over the Mughal in battles and skirmishes. अब जो मराठास के साथ उनका हमेशा जो है, मराठा क्या करते थे, उनके जो भी फोर्ट्रेस थे, फोर्ट वगैरह थे, वहाँ पर युद्ध होता रहता इनके बीच में, तो अपने किलों में या अपनी जगहों पर वो होते रहते थे, और हमेशा जो है अपर हैंड उनका रहा मुगल से जब भी उनकी बैटल हुई, यानी कि हमेशा वो जीतते ही रहे. Aurangzeb was thus unable to leave the Deccan and died without having succeeded in subduing the Marathas, who emerged as a strong contender to the Mughals. अब औरंगजेब क्या हुआ, उसे ये था कि मैं जीत कर ही जाऊंगा, तो कभी भी दक्कन को जो है पूरी तरह से जीत नहीं पाया, तो वो हमेशा वो दक्कन में ही रहा और वहीं पर वो जो है मर भी गए थे. और कभी भी जो है मराठास को अपने वश में या अपने अंडर नहीं कर पाए थे, जिससे कि उनका स्ट्रॉन्ग फील होता है कि वो मुगलों के खिलाफ कितने स्ट्रॉन्गली खड़े हुए थे. नो लॉन्गर ऑन द डिफेंसिव द मराठास लेड बाय द ताराबाई. अब कोई डिफेंसिव वगैरह, मतलब कुछ डिफेंस की इतनी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जो मेन था औरंगजेब जो बार बार युद्ध कर रहा था, अब कोई भी वहाँ पर नहीं था. सो राजा राम्स क्वीन, तो ताराबाई जो है उन्होंने अब इसको मराठा एम्पायर को लीड किया. मेड लार्ज स्केल इनरोड्स इनटू मुगल टेरिटरीज. तो मुगल टेरिटरीज में जो है जो मुगल टेरिटरीज में जाने के जो है इन्होंने बहुत अपना एक लार्ज स्केल बना लिया था कि अब वहीं पर जाना है. इवेंचुअली कंक्यूरिंग लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया, और इन्होंने बहुत ज़्यादा पार्ट जो है इंडिया का जो मराठा के मुगल के अंडर था वो कंक्यूर कर लिया था, जीत लिया था. ड्यूरिंग दिस रैपिड एक्सपेंशन द मराठास themselves underwent a structural transformation. अब इस तरह से जब इनका चल रहा था, बहुत सारी चीज़ें जीत रहे थे ये और इनका एक्सपेंशन बढ़ता जा रहा था, तो मराठा खुद भी जो है एक स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इनका चल रहा था. द सेंट्रलाइज स्टेट फ्रॉम शिवाजी टाइम गेव वे टू अ मोर डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर. अब ये तो जिस तरह से मतलब इन्होंने जो शिवाजी महाराज थे उन्होंने सोचा था कि एक सेंट्रलाइज स्टेट होगी जिसमें सब लोग एक साथ होंगे, लेकिन इसकी वजह से ज़्यादातर सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा बनने लगे, क्योंकि जितना बड़ा एक्सपेंड होता रहेगा तो चीज़ें उसके अकॉर्डिंग बढ़ती रहेंगी, चेंज होते रहेंगे. स्टिल नॉमिनली सेंटर्ड अराउंड द छत्रपति. अब भी क्या था, नाम मात्र के लिए वो छत्रपति के आसपास ही घूम रहा था, बट विद द चीफ वेल्डिंग मोर पावर. लेकिन चीफ जो थे, हेड जो थे अलग अलग, उनके पास ज़्यादा पावर थी. इन पर्टिकुलर द पेशवा, जो पर्शियन टर्म है प्राइम मिनिस्टर के लिए, विल्डेड ग्रेट इन्फ्लुएंसेस. अब इनके पास जो है ज़्यादा पावर आ गई थी, तो इनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा रहता था. इवन ओवर द छत्रपति हिमसेल्फ, छत्रपति से भी ज़्यादा इनके पास पावर थी, यानी कि जो अब इनका हेड था उन्हें वो हेड ना मानकर अपनी पावर अपने अकॉर्डिंग काम करने लगे थे. In particular, Peshwa Bajirao I and his son Nana Sahib Peshwa were instrumental in the pan-India expansion of the Marathas. यानी कि अब जो है पावर पेशवाज के पास आ गई थी इनके बाद में. अब जो पेशवाज थे, यहाँ पर भी छत्रपति पर भी विशेष रूप से पेशवा जो बाजीराव फर्स्ट थे और उनके जो बेटा थे नाना साहिब पेशवा, वो जो है और भी इंडिया को पैन इंडिया एक्सपेंशन जो है मराठास के लिए और आगे इसको बढ़ाने लगे. द मराठा brought large parts of India under their control and generally ruled them well. और मराठास ने क्या किया, बहुत सारे पार्ट्स को अपने अंडर कंट्रोल में लिया और उस पर रूल करने लगे. बट विद द रीजनल चीफ, लेकिन जो रीजनल चीफ होते थे, एक्वायरिंग मोर पावर एंड ऑटोनॉमी, उनके पास ज़्यादा पावर होने लगी और ऑटोनॉमी करने लगे अपने अकॉर्डिंग काम. दिस ऑल्सो रिजल्ट इन ओकेजनल इनडिसिप्लिन एंड अज्यूब, जिसकी वजह से इनडिसिप्लिन भी होता था, अब्यूज़ भी होते थे. इन स्ट्राक कॉन्ट्रास्ट विद शिवाजी वैल्यूज़, जिसमें क्या होता था, जो शिवाजी की वैल्यू थी उनके साथ कॉन्ट्रास्ट होता था. शिवाजी कुछ और बोल के गए थे कि इस तरह से हमें रहना है या चीज़ें करनी है, और यहाँ पर कुछ और होता था. For instance, the Marathas' 10-year campaign in Bengal inflicted much cruelty and devastation on the common people. अब शिवाजी क्या करते थे, युद्ध सिर्फ उसके साथ होगा या डैमेज उसी को होगा जिसने हम पे युद्ध किया है, ठीक है, जो मेन इंसान होगा वो ही. लेकिन इन लोगों का क्या हुआ, जब 10 ईयर का जो कैंपेन इनका बंगाल में चला, उसमें बहुत ज़्यादा जो कॉमन पीपल थे उनके लिए क्रूएल्टी और उनकी जो है ज़्यादातर उनको बहुत चीज़ों की तोड़फोड़ और ये सब वहाँ पर ज़्यादा देखने को मिला. इन देयर नॉर्थवर्ड एक्सपेंशन, और जब नॉर्थवर्ड में इनका एक्सपेंशन हुआ, द मराठास ब्रीफली कंट्रोल द एरियाज ऑफ लाहौर
अटोक एंड इवन पेशावर, जो कि आज के टाइम का पाकिस्तान है। तो इन्होंने मराठाओं ने लाहौर, अटक और पेशावर जैसे उन जगहों पर भी अपना कंट्रोल ले लिया था। दे फोर्ट विद द अफगानों के साथ लड़े एंड डिस्पाइट सफरिंग अ डिस्टोरस डिफीट एट पानीपत इन 1766। और जो इनकी जो है इसकी वजह से इनका पानीपत का जो युद्ध हुआ था 1761 में, जो थर्ड वॉर ऑफ पानीपत बोली जाती है, वहाँ पर ये जो है क्या हो गए थे, हार भी गए थे। दे क्विकली रिकवर्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पेशवाज माधोराव वन। हारने के बाद उन्होंने फिर से रिकवर किया किसके टाइम पे, पेशवा माधोराव वन के टाइम पे, अंडर द लीडरशिप ऑफ महादजी सिंधे। तो किसके उस टाइम पे जो लीडरशिप किसकी थी यहाँ पर, जो माधव राय सिंधे जो है, सॉरी माधजी सिंधे जो है उनमें, ऑल्सो नोन एज माधजी सिंधिया। दे वेंट ऑन रिकैप्चर दिल्ली इन 1771। अब देखो 1761 में हार गए, माधव राय वन के टाइम पे वो फिर से थोड़ा सा उनका सही हुआ, माधजी सिंधे के टाइम पे वो फिर से थोड़े स्ट्रॉन्ग हुए और 1771 में वो फिर से दिल्ली को जीतने के लिए चले गए, विच रिमेंड अंडर देयर कंट्रोल टिल द ब्रिटिश कैप्चर्ड इट 3 डेकेड्स लेटर। और उसके बाद से दिल्ली उनके ही कंट्रोल में रही जब तक कि ब्रिटिश वहाँ नहीं आ गए, और लगभग 30 ईयर्स 3 डेकेड्स यहाँ बोल रहे हैं, और मतलब 3 डेकेड्स तक वो उनके कंट्रोल में ही रहा था। जब ब्रिटिश आए तो उन्होंने फिर वहाँ से उनके कंट्रोल में ले लिया। इन द लेटर हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, अब 18th सेंचुरी का जो बाकी का पार्ट है, लेटर बाद वाला पार्ट है, द चीफ राइवल ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया वर द मराठास। तो जो ब्रिटिश के जो मेन राइवल थे, जो दुश्मन थे, वो मराठा ही थे, जैसे मुगलों के लिए थे। 3 एंग्लो मराठास वॉर, अब 3 जो है एंग्लो मराठा वॉर हुई थी, वर फोर्ट बिटवीन 1775 एंड 1818, owing to the Marathas' increased internal disunity and the superior organizational and technological ability of the British। अब जो इनके बीच में ये युद्ध हुए थे इतने, इसमें प्रॉब्लम क्या हुई, मराठाओं के साथ क्या थी, जो उन इंक्रीज हो रहे थे इंटरनल डिसयूनिटी। मराठा आपस में एक साथ मिलकर नहीं रह पा रहे थे, सबका अपने आप कि मैं युद्ध लड़ूंगा, मैं हेड बनूंगा, इस तरह से। और दूसरी चीज़ क्या थी, जो उनके ब्रिटिश थे उनमें ऑर्गेनाइजेशन और उनकी टेक्नोलॉजी एबिलिटी ब्रिटिश की उनके ज़्यादा अच्छी थी, और उनके आपस में युद्ध नहीं खत्म हो रहे थे। दे सक्सेड इन एंडिंग मराठास पावर। अब जब खुद में लड़ाई होती है, अंदर ही अंदर लड़ाई है, तो इसकी वजह से वो ब्रिटिश से हार गए। इन इफेक्ट द ब्रिटिश टुक इंडिया फ्रॉम द मराठास मोर देन फ्रॉम द मुगल एंड एनी अदर पावर। सो इसके बाद उन्होंने क्या किया, जो ब्रिटिश है, उन्होंने मराठा से क्या किया, पूरी तरह से मराठा पावर को ख़त्म कर दिया और मराठाओं से इंडिया को ले लिया था। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर हमें पता चली कि इसके बाद से मराठा पावर पूरी तरह से ख़त्म हो गई थी। द एक्सटेंट ऑफ मराठा एम्पायर इन 1759, तो मराठा एम्पायर यहाँ तक था 1759 में। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जितना बड़ा होता रहेगा लोगों को पावर का उतना ही लालच आता रहता है कि मुझे पावर करना है, मुझे हेड बनना, और उसी वजह से ये सारी लड़ाइयाँ होती हैं। नाउ डोंट मिस आउट, डिड यू नो डेट नाना Padanvasin, a powerful official under the Peshwas, is credited with organizing the first pan-India anti-British alliance। So सबसे पहले उन्हें ही बोला जाता है जो एंटी ब्रिटिश अलायंस वो लेके आए थे कि फर्स्ट पैन इंडिया के लिए। ही इवन यूनाइटेड विद ओल्ड एडवर्टाइज लाइक हैदर अली ऑफ मैसूर एंड निज़ाम ऑफ हैदराबाद इन दिस एंडेवर। तो इन लोगों को भी इन्होंने एक साथ ले लिया था। A mural of a British official surrendering before Nana पादनवी एंड महाजी सिंधे आफ्टर द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। सो पहली वॉर के बाद ये जो ब्रिटिश ऑफिसर दिखाए गए हैं जो सरेंडर कर रहे हैं इनके अंडर में। उसके बाद आता है मराठास एडमिनिस्ट्रेशन, जो हम पढ़ेंगे कल। सो आज हम करेंगे इतना ही। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।